हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर यशराज परदेशी फ्रॉम एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनियस बेसिस दैट इज़ प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। तो आपको दो प्यूरिन याद रखने हैं, एडेनाइन और ग्वानाइन। दीज आर डबल रिंग कंपाउंड्स। तो स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी आपके नोट्स में दिए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। फिर पिरिमिडिन्स, दे आर single ring compounds, cytosine, uracil and thymine. So thymine is present in DNA and uracil is present in RNA. तो DNA में कौन से चार रहते हैं? एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमिन। और RNA में एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो डीएनए में थाइमाइन होता है और आरएनए में यूरेसिल। बाकी तीनों नाइट्रोजनस बेस कॉमन है। अब हम देखते हैं व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड। शुगर एंड नाइट्रोजन बेस कॉन्स्टिट्यूट न्यूक्लियोसाइड। ओके, द शुगर इज पेंटोज शुगर। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में राइबोज। तो वेरियस न्यूक्लियोसाइड्स आर एडिनोसाइन, guanosine, cytidine, uridine. These are seen in RNA. Then deoxyadenosine, deoxyguanosine, deoxycytidine, deoxythymidine. These are seen in DNA. Okay, now we will see what are nucleotide. Sugar plus nitrogen base plus phosphate. So adenylic acid, guanylic acid, cytidilic acid, uridylic acid are seen in RNA. Deoxyadenylic acid, deoxyguanylic acid, deoxycytidilic acid, deoxythymidilic acid are seen in DNA. ठीक है, तो याद रखना है शुगर और नाइट्रोजन बेस मिलकर तैयार करते हैं न्यूक्लियोसाइड। शुगर और नाइट्रोजनस बेस ज्वाइन होते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, जो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। और शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। DNA was discovered by F. Mischer. The term DNA was given by Zaccharis. The term nucleic acid was given by Ertmann. Right-handed DNA A, B, C और D इनमें होती है क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग। लेफ्ट-हैंडेड DNA Z DNA इसमें होती है एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग। हमें जो हमारे सिलेबस में DNA पढ़ना है दैट इज B DNA. The structure given by Watson and Crick based on X-ray diffraction data provided by Morris Wilkins and Rosalind Franklin. So it's a double helix structure of BDNA. वन हेलिक्स और वन पिच का कंप्लीट लेंथ होता है 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर पर हेलिक्स आर 10 बेस पेयर्स, दैट इज 20 बेसिस। डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.34 नैनोमीटर। एंगल बिटवीन सक्सेसिव बेस पेयर, angle between two successive base pair is 36 degree. Total angle of one helix is 360 degree and diameter between two strand is 2 nanometer या 20 angstrom. फिर आपको पता होना चाहिए what is Chargaff's rule. तो Chargaff's rule मतलब adenine plus guanine is equal to cytosine plus thymine. Okay. For a double-stranded DNA, the ratio between adenine plus guanine is equal to cytosine plus thymine. That is A plus G is equal to C plus T. या A upon T is equal to 1 और या G upon C is equal to 1. ये भी Chargaff's rule के ही प्रिंसिपल्स है। ठीक है, so that is Chargaff's rule. फिर और एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, बेस रेशियो। तो बेस रेशियो अलग चीज़ है। तो व्हाट इज बेस रेशियो? आप आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, A प्लस T अपॉन G प्लस C इज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन स्पेसीज एंड इट इज कॉल्ड बेस रेशियो। A प्लस T अपॉन G प्लस C इज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन स्पेसीज एंड इट इज कॉल्ड बेस रेशियो। ठीक है, फिर द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल
to each other. Okay, the one strand has the polarity 5 prime to 3 prime and the other 3 prime to 5 prime. So this gives the structural stability to this molecule. अभी हम देखेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स. तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए में आपको पता होना चाहिए हिस्टोन, दीज आर बेसिक प्रोटीन्स रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनाइन. हिस्टोन प्लस नेगेटिवली चार्ज डीएनए फॉर्म न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम में होते हैं 200 बेस पेयर, उसमें कोर डीएनए में 146 बेस पेयर और लिंकर डीएनए में 54 बेस पेयर. न्यूक्लियोसोम्स ऑन क्रोमैटिन आर अरेंज एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग. न्यूक्लियोसोम कैसे प्रोटीन, हिस्टोन कैसे प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन, एंड दे आर अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स. हिस्टोन ऑक्टामर में होते हैं प्रोटीन्स जैसे H2A, H2B, H3 और H4, और लिंकर में होता है H1. तो ये आप NCERT के पेज नंबर 99 से रेफर कर सकते हो. H2A, H2B, H3 और H4 ये होते हैं 2 each, that is 2 into 4, 8 plus 1 H1 in the linker region. फिर हम देखते हैं कुछ और कंसेप्ट, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट डायमीटर ऑफ डीएनए 2 नैनोमीटर, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियोसोम 10 नैनोमीटर, फिर उसकी पैकेजिंग सोलेनॉइड 30 नैनोमीटर, सुपर सोलेनॉइड 300 नैनोमीटर, क्रोमैटिड 700 नैनोमीटर और क्रोमोसोम 1400 नैनोमीटर. फिर आपको पता होना चाहिए प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन नहीं होते हैं, उनकी जगह होते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स. फिर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन का. यू क्रोमैटिन लूजली पैक एंड मोर रिएक्टिव, हेट्रोक्रोमैटिन डेंसली पैक एंड इट स्टेन्स डार्क एंड इट इज लेस रिएक्टिव. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. अब हम देखते हैं द कंसेप्ट ऑफ सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल. ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट देखते हैं जो 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के मदद से, और उन्होंने यूज़ किए थे माउस. तो 2 स्ट्रेन याद रखना है, लायू एस, लायू आर. एस मतलब विरुलेंट एंड स्मूथ स्ट्रेन विच प्रोड्यूसेस स्मूथ शाइनी कॉलोनीज. आर इज नॉन विरुलेंट या नॉन पैथोजेनिक रफ स्ट्रेन. स्मूथ स्ट्रेन में म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट होता है और रफ स्ट्रेन में नहीं होता है. स्मूथ स्ट्रेन माउस में निमोनिया करता है और दैट्स वाई जब लायू एस स्ट्रेन उन्होंने दिया माउस को तो माउस डाइड. लायू आर स्ट्रेन दिया तो माउस लिव्ड. क्यों? क्योंकि आर इज नॉन पैथोजेनिक. जब उन्होंने एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया हीट से किल करके माउस में इंजेक्ट किया तो माउस लिव्ड, क्योंकि एस स्ट्रेन वॉज किल्ड ड्यू टू हीट. 4th एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कॉम्बिनेशन यूज़ किया हीट किल्ड एस प्लस लायू आर. एस स्ट्रेन कैसा यूज़ किया? हीट किल्ड, और आर स्ट्रेन लायू. तो फिर एक्सपेरिमेंट में उन्हें पाया गया क्या माउस डाइड. तो उससे उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया या उन्होंने डिस्कवर किया क्या लायू आर बन जाता है लायू एस. जब हीट किल्ड एस और लायू आर को मिक्स किया जाता है तो कुछ लायू आर बन जाते हैं लायू एस, और वो लायू एस के कारण द माउस डाइड. तो वो जो केमिकल था या वो जो सब्सटेंस था उसे ग्रिफिथ ने कहा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और जिसे आज हम कहते हैं डीएनए. तो ये था ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ब्रीफ. ये आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 100 से रेफर कर सकते हो. अभी हम देखते हैं दूसरा experiment carried out by Avery, MacLeod and McCarthy. They use biochemicals obtained from heat killed एस्ट्रेन. तो इन्होंने heat killed एस्ट्रेन से बायोकेमिकल्स या बायोमोलिक्यूल्स यूज़ किए और फिर उन्होंने आर स्ट्रेन को कन्वर्ट करने की कोशिश की. जब उन्होंने हीट किल एस से प्रोटीन आइसोलेट करके आर स्ट्रेन में जोड़े, आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में जोड़े, तो आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ. व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? आर का जब एस बनेगा तो हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन. जब उन्होंने हीट किल एस में से आरएनए निकालकर आर स्ट्रेन में जोड़ा तो आर स्ट्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ. लेकिन जब उन्होंने डीएनए आइसोलेट किया
हीट किल एस में से, तो आर बन गया एस, मतलब एस में से जब उन्होंने डीएनए निकालकर आर में जोड़ा तो आर बन गया एस, जैसा मैंने यहाँ लिखा है आर से एस। तो इससे पता लगता है आर से एस बनने का कारण है डीएनए। ठीक है, तो वो क्या था जो आर स्ट्रेन को, बैक्टीरिया के आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन बना रहा था, डीएनए। और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डबल चेक करने के लिए डीएनए को डीएनएस के मदद से ब्रेक कर दिया, डीएनए को डीएनएस के मदद से ब्रेक कर दिया और फिर आर में मिलाया, तो आर एस नहीं बना। इससे पता लग गया कि डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। व्हाट इज डीएनएस? डीएनएस इज द एंजाइम विच विल ब्रेक द डीएनए। ठीक है, तो ये है एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय एवरी, मैकलॉड एंड मैकार्टी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय हर्शी एंड चेस इन द 1952। तो हर्शी एंड चेस ने ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया और T2 बैक्टीरियोफेज के मदद से ये एक्सपेरिमेंट किया। सो T2 बैक्टीरियोफेजेस वेर यूज टू इन्फेक्ट ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, तो उन्होंने 2 केस में या 2 बैच में एक्सपेरिमेंट किया। केस नंबर 1 में उन्होंने जो बैक्टीरियोफेज यूज़ किए उसका प्रोटीन कोट या उसका कैप्सूल रेडियो एक्टिव था S35 से, और उसका डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं था। केस नंबर 2 में जो प्रोटीन कोट था वो नॉन रेडियो एक्टिव था और डीएनए रेडियो एक्टिव था। ठीक है, वो प्रूव करना चाहते थे कि व्हाट एंटर्स द सेल, डीएनए और प्रोटीन। तो दोनों केस में डीएनए ही एंटर हुआ, जो आप देख सकते हो यहाँ पर भी डीएनए एंटर हुआ, यहाँ पर भी डीएनए एंटर हुआ, और प्रोटीन कोट आप देख सकते हो दे रिमेन आउटसाइड द सेल। उन्होंने 3 स्टेप्स की, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो सेल्स थे दे सेटल डाउन। तो ये ई कोलाई के सेल्स वो टेस्ट ट्यूब में सेटल हो गए नीचे। ठीक है, और सुपरनटेंट मतलब ऊपर रह गए ये प्रोटीन कोट्स। अब केस नंबर 1 में जो डीएनए एंटर हो रहा था वो नॉन रेडियो एक्टिव था, इसलिए ई कोलाई में रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी केस नंबर 1 में। केस नंबर 2 में जो डीएनए एंटर हो रहा था वो रेडियो एक्टिव था, इसलिए सेल्स में रेडियो एक्टिविटी दिखी। केस नंबर 1 के सुपरनटेंट में रेडियो एक्टिविटी दिखी क्योंकि इस केस में प्रोटीन कोट्स जो बाहर थे वो रेडियो एक्टिव थे, लेकिन केस नंबर 2 में जो प्रोटीन कोट्स थे वो रेडियो एक्टिव नहीं थे, इसलिए रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी सुपरनटेंट में। तो केस नंबर 1 के सेल्स में रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी ई कोलाई में, लेकिन केस नंबर 2 में दिखी। क्यों? क्योंकि जो डीएनए एंटर हो रहा था केस नंबर 2 में वो रेडियो एक्टिव था। तो दोनों केस में एंटर तो डीएनए ही हो रहा था, लेकिन केस नंबर 1 में जो डीएनए एंटर हो रहा था वो नॉन रेडियो एक्टिव था। केस नंबर 2 में जो डीएनए एंटर हो रहा था सेल के वो रेडियो एक्टिव था, इसलिए रेडियो एक्टिविटी सेल्स में दिखी सिर्फ केस नंबर 2 में। और सुपरनटेंट में उल्टा, केस नंबर 1 के सुपरनटेंट में जो प्रोटीन कोट्स थे वो रेडियो एक्टिव थे, इसलिए रेडियो एक्टिविटी वहाँ पर दिखी, और केस नंबर 2 के जो प्रोटीन कोट्स थे वो नॉन रेडियो एक्टिव थे, इसलिए सुपरनटेंट में रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी। तो इससे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर दिया कि व्हाट एंटर्स द सेल, द मटेरियल और द जेनेटिक मटेरियल विच एंटर्स द सेल फ्रॉम वायरस टू द सेल, सेल मतलब यहाँ पर ई कोलाई, इज डीएनए नॉट प्रोटीन। सो प्रोटीन रिमेन आउटसाइड। सो व्हाट वाज द जेनेटिक मटेरियल? डीएनए। फिर एनसीईआरटी में डीएनए और आरएनए के बारे में इम्पोर्टेंट बात या इम्पोर्टेंट डिफरेंस किया लिखा है, तो वो आप पढ़ सकते हो कि आरएनए लेस स्टेबल होता है, कैटालिटिक होता है, मोर रिएक्टिव होता है, डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है, दोनों म्यूटेट करते हैं, लेकिन आरएनए का म्यूटेशन लेस रेट फास्ट होता है। लेकिन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी इवॉल्व हुई है अराउंड आरएनए। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनता है तो ट्रांसलेशन। वो आगे हम पढ़ेंगे। अभी हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ने से पहले, मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो मेसेल्सन और स्टाल ने जो एक्सपेरिमेंट किया 1958 में, उन्होंने यूज़ किया द बैक्टीरिया ई कोलाई, और उन्होंने मीडियम यूज़ किया अमोनियम क्लोराइड। तो पहले हेवी मीडियम
दैट इज़ N15 और फिर नॉर्मल मीडियम दैट इज़ N14। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं 1 लिखता हूँ, ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड दे आर हेवी, वाइट कलर से जो ड्रॉ किए दे आर हेवी स्ट्रैंड, ठीक है। उनको N14 मीडियम में 20 मिनट तक ग्रो होने दिया या रेप्लिकेट होने दिया। तो रेप्लिकेशन के बाद 2 डॉटर डीएनए बने। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो डॉटर डीएनए है जिसे मैंने मार्क किया है, उनमें एक स्ट्रैंड वाइट है, एक ब्लू है। तो जो वाइट स्ट्रैंड है वो है हेवी और जो ब्लू है वो है N14 दैट इज़ लाइट। तो इससे पता लगता है रेप्लिकेशन के वक्त दोनों वाइट स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हुए और ईच स्ट्रैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट और उस पर बना नया डॉटर स्ट्रैंड, जो इस केस में ब्लू कलर से डिनोट किया है, ठीक है। सो दिस इज़ हाइब्रिड डीएनए या डीएनए ऑफ इंटरमीडिएट डेंसिटी। तो इसमें कैसा है, एक N15 है वाइट वाला और लाइट ब्लू वाला जो है वो है N14। तो ऐसे 2 डॉटर डीएनए बने। 40 मिनट्स के बाद मीडियम वही है, तो 4 डीएनए बने। पहले 1 के 2 बने थे, अब 2 के 4। 4 में के 2 लाइट और 2 इंटरमीडिएट, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट से पता लगता है कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द पेरेंट स्ट्रैंड सेपरेट एंड ईच पेरेंट स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट टू फॉर्म अ न्यू डॉटर स्ट्रैंड, ठीक है। जैसा ये जो स्ट्रैंड है ये सेपरेट हुआ, इसमें जो वाइट था उसके सामने न्यू वाला लाइट डीएनए आया और जो लाइट था मतलब जो ब्लू था उसके सामने भी न्यू वाला लाइट डीएनए आया। मैं ये जो मैं मार्क करता हूँ इसको नीचे ड्रॉ करके मैं आपको बताता हूँ। तो ये समझो पेरेंट स्ट्रैंड है हैविंग हेवी डीएनए और ये दूसरा पेरेंट स्ट्रैंड है, ठीक है। मैं ये वाला जो पार्ट है वो ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ। अब दोनों सेपरेट हो गए, तो सेपरेट होने के बाद ये एक स्ट्रैंड और एक तो लाइट स्ट्रैंड था। अब इन दोनों टेम्पलेट बोलकर काम करेंगे और इनके सामने नया डीएनए तैयार होता है। तो नया डीएनए मीडियम कैसा है, लाइट मीडियम है, जो हमने लाइट ब्लू कलर से बताया। तो इसलिए जो नया डीएनए तैयार होगा ये है नया डीएनए और ये दूसरा। तो अभी एक पेरेंट के जो 2 डॉटर बने उसमें से 50% ओरिजिनल रिटेंड है। जो 50% है उसे मैं मार्क करके देता हूँ दूसरे मार्कर से, ये है ओरिजिनल स्ट्रैंड और इसमें भी ये ओरिजिनल स्ट्रैंड। तो ऐसे रेप्लिकेशन में जिसमें 50% पेरेंट स्ट्रैंड रिटेन होता है उसे कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो आपको नीट में सवाल आएगा फर्स्ट जनरेशन के बाद कितने बनते हैं, तो आप बोलोगे 2, दोनों के दोनों इंटरमीडिएट। सेकंड जनरेशन के बाद कितने बनते हैं, तो आप बोलोगे 4, 4 में के 2 लाइट और 2 इंटरमीडिएट, जैसा मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। फिर वो पूछेंगे 3 जनरेशन के बाद कितने बनते हैं, तो आप कहोगे 8, 8 में से आप कहोगे 6 लाइट एंड 2 इंटरमीडिएट। फिर एनसीईआरटी में पूछता है इफ़ ई कोलाई वॉज अलाउड टू ग्रो फॉर 80 मिनट्स तो कितने बनेंगे, तो आप कहोगे 16, 16 में से 14 लाइट और 2 इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट को हाइब्रिड डेंसिटीज डीएनए भी कहते हैं। सो दिस इज मेसेल्सन एंड स्टार्स एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था टेलर और उनके कलीग्स ने। उन्होंने यूज़ किया था रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, ठीक है, और उन्होंने यूज़ किया था फाबा बीन्स, विसिया फाबा, और उन्होंने भी प्रूव किया द रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स इज सेमी कंजर्वेटिव, दैट इज 50% स्ट्रैंड इज पेरेंट स्ट्रैंड एंड 50% स्ट्रैंड इज न्यूली फॉर्म डॉटर स्ट्रैंड, जो हमें डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म पढ़ते वक्त भी यूजफुल रहेगा। सो दिस वॉज अबाउट द एक्सपेरिमेंट्स। अभी हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। सो इट ऑकर्स ड्यूरिंग एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। इन प्रोकैरियोट्स देयर आर 3 मेन एंजाइम्स 1, 2 and 3 and there are 3
DNA polymerase. Polymerase 3 is the main enzyme. Polymerase 1 and 2 function during repair. DNA polymerase 1 is also called as Kornberg enzyme. Eukaryotes have 5 different types of DNA polymerase: अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन. ठीक है, कहाँ होता है डीएनए रेप्लिकेशन? न्यूक्लियस में. हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन. यूकैरियोट्स में इन द न्यूक्लियस और प्रोकैरियोट्स में इन द साइटोप्लाज्म, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में प्रॉपर न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है. लेकिन हमें अभी पढ़ना है डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स. ठीक है, सो वी विल रीड दैट विद द हेल्प ऑफ आवर नोट्स. So we will study mechanism of DNA replication. In eukaryotes, it occurs in the nucleus during the S phase of the cell cycle. It is semi-discontinuous. Why it is called semi? Because one strand is parent and the newly formed strand is daughter strand, and in the same way, both strands are not copied. Only one strand is copied. That is, it is called as semi-conservative. Why it is called discontinuous? क्योंकि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स नाम के फ्रैगमेंट्स तैयार होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे. प्रोकैरियोट्स में जैसा मैंने कहा, इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड इट इज ऑलमोस्ट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. द मेन एंजाइम इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. तो अभी हम पढ़ते हैं स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. फिर हम डायग्राम के मदद से ये वापस एक बार रिवाइज करेंगे. स्टेप 1, ORI, that is origin of replication. In eukaryotes, there are number of origin of replication having several replicating segments called replicons. But in bacteria and viruses, there is a single ORI. Then step number 2, activation of deoxyribonucleotides. ठीक है, so 4 types of deoxyribonucleotides are activated: DATP, DGTP, DCTP and DTP with the help of enzyme phosphorylase. Then comes the very important step, that is exposure of parent DNA strand. Enzyme helicase, also called as unwindase, REP protein, acts over ORI site and unwinds the 2 strands of DNA by breaking hydrogen bonds. 2 strands जो DNA के, they are tightly wound around each other in a helical manner. They are now unwinded due to breaking of hydrogen bonds. It results in formation of inverted Y-shaped structure called replication fork. Exposed single strands are stabilized by single strand DNA binding protein. ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं. जैसा आपको पता है, ए और टी के बीच में होते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच में होते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. तो ये ब्रेक हो जाते हैं ड्यू टू एंजाइम हेलिकेज. ड्यू टू अनवाइंडिंग, अ सुपर कॉइलिंग गेट्स डेवलप ऑन द एंड ऑफ डीएनए अपोजिट टू रेप्लिकेटिंग फोर्क. ड्यू टू दिस सुपर कॉइलिंग, टेंशन is developed and it is released by the enzyme topoisomerase. तो ये आपको पूछ सकते हैं, topoisomerase releases the tension and in prokaryotes it is done by DNA gyrase. तो ये मैच द कॉलम के लिए इंपॉर्टेंट है. एंजाइम्स और उनके फंक्शन नीट में पूछ सकते हैं. स्टेप नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ RNA प्राइमर. तो रेप्लिकेशन की शुरुआत करने के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए RNA मदद करता है बाय फॉर्मिंग अ प्राइमर एट द फ्री एंड, दैट इज 3 प्राइम एंड, जो आगे हम पढ़ेंगे, ऑफ 1 स्ट्रैंड, एंड एट द फोर्क एंड ऑफ द सेकंड स्ट्रैंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ RNA इज सिंथेसाइज्ड कॉल्ड RNA प्राइमर. बाय विच एंजाइम? बाय एंजाइम DNA डिपेंडेंट RNA प्राइमेज. तो यहाँ मैं एक छोटा सा एक डायग्राम निकालता हूँ. यह है फॉर एग्जांपल पेरेंट स्ट्रैंड. ठीक है, ये सेपरेट हो चुके हैं. इनके सामने RNA प्राइमर आता है, जैसे यहाँ पर 1 और यहाँ पर बहुत सारे. क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर नंबर या उनका नाम लिखता हूँ. 3 प्राइम है ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम. तो स्ट्रैंड नंबर ए में के सामने रेप्लिकेशन विल बी कंटिन्यूस एंड स्ट्रैंड नंबर बी के सामने रेप्लिकेशन विल बी डिसकंटिन्यूस. क्यों? क्योंकि DNA पॉलीमरेज वर्क्स ओनली इन वन डायरेक्शन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम. तो यहाँ पर कंटिन्यूस और यहाँ पर डिसकंटिन्यूस. ठीक है, तो ये डायग्राम हम आगे स्लाइड के मदद से भी पढ़ने वाले. दिस प्राइमर, that is RNA primer, is 14
तो 12 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग, इट फंक्शंस एज 5 प्राइम एंड ऑफ द न्यू स्ट्रैंड। फिर होती है बेस पेयरिंग, वो होती है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। द टू सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स नाउ फंक्शन एज देयर नाइट्रोजन बेस अट्रैक्ट कॉम्प्लीमेंटरी फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स। ये है पेरेंट के दो स्ट्रैंड। फॉर एग्जांपल पेरेंट के स्ट्रैंड पे है AGC, यहाँ पर है TCG। तो जो नए डॉटर स्ट्रैंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेसिस होते हैं, A के सामने आएगा T, G के सामने C, C के सामने G, G के सामने C, C के सामने G, T के सामने A। इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन, it requires DNA polymerase III in eukaryotes and delta and epsilon in eukaryotes. Which ion is also required? Magnesium ion. फिर आपको दो टाइप के स्ट्रैंड पता होना चाहिए, लीडिंग स्ट्रैंड जैसा अभी हमने बात किया, और लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड वन स्ट्रैंड विथ पोलैरिटी 3 प्राइम to 5 प्राइम, जो हमने यहाँ देखा केस नंबर A में। forms its complementary strand continuously because DNA polymerase works only in one direction, 5 prime to 3 prime. This strand is called leading strand. The other strand on which replication occurs in the form of fragments called Okazaki fragments is called lagging strand. Case number B या strand number B is lagging strand. फिर होती है proofreading with the help of various enzymes. During replication, one strand is synthesized in the form of fragments. These fragments are called as Okazaki fragments and they are later joined by the enzyme DNA ligase. Number of Okazaki fragments produced are equal to the number of RNA primers on the lagging strand. And Okazaki fragments are produced away from the replication fork. तो ये sequential step आपको याद रखना है। फिर आपको पता होना चाहिए replication is very very important, क्योंकि अगर रेप्लिकेट नहीं हुआ DNA तो वो डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है। फिर बायोटेक में भी, रिकॉम्बिनेंट DNA प्रोसीजर्स में भी वेक्टर के मदद से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। ये हमने देखा रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स, और कुछ पॉइंट्स देखे रेप्लिकेशन अबाउट या रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। अभी हम यही चीज़ डायग्राम के मदद से पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो, जिसे मैं A नाम देता हूँ, दैट इज़ अ लीडिंग पेरेंट स्ट्रैंड, और B लैगिंग पेरेंट स्ट्रैंड। ये जो वाइट कलर का पार्ट मैंने निकाला है, दैट इज़ जिसे मैं शेड कर रहा हूँ, दैट इज़ RNA प्राइमर, और ये छोटे छोटे RNA प्राइमर्स। फिर ये जो पार्ट है दैट इज़ न्यू डॉटर स्ट्रैंड। तो आप देख सकते हो जो स्ट्रैंड ओपन होता है, यहाँ से हमें पढ़ना है 3 प्राइम से 5 प्राइम। ठीक है। उसके सामने जो डॉटर बनता है वो स्ट्रैंड होता है कंटिन्यूस, और दूसरा स्ट्रैंड जो ओपन होता है 5 प्राइम to 3 प्राइम, ऐसा जो हम पढ़ते हैं, इसे हम लैगिंग स्ट्रैंड या डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड। उनके सामने जो डॉटर के फ्रैगमेंट्स तैयार होते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, दे आर सिंथेसाइज अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क। दिस इज रेप्लिकेशन फोर्क and they are synthesized in discontinuous manner. आप देख सकते हो दोनों पेरेंट स्ट्रैंड रेप्लिकेशन में यूज़ होते हैं, लेकिन एक स्ट्रैंड कंटिन्यूसली सिंथेसाइज करता है और दूसरा डिसकंटिन्यूसली। इसलिए हम कहते हैं यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन है सेमी कंजर्वेटिव एज वेल एज डिसकंटिन्यूस। ठीक है। एंजाइम्स इसके अच्छे से आपको पढ़ के रखना है, और साइमल्टेनियसली आपको NCERT का डायग्राम देखना है पेज नंबर 107 का। सो दिस वाज अबाउट DNA रेप्लिकेशन। थैंक यू।